है आप लोगों का हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएफएम के केस स्टडी का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी 2 पार्ट केस स्टडी आ चुका है और भी डिफरेंट केस स्टडी को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन जो यूनिक टाइप के केस स्टडीज़ हैं आज हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए, ये हमारा 16th नंबर केस स्टडीज़ है। इससे पहले हम लोगों ने अपने प्रीवियस 2 सेशन में 15 केस स्टडी डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको उन सभी केस स्टडी को देखा होगा और आपको निश्चित रूप से उससे आपको लाभान्वित हो रहे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट केस स्टडी किस पे बेस्ड है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले केस स्टडी में देखा था कि जो हमारा ऑपरेशनल जो रिस्क होता है उसको मेजर करने का 3 अप्रोच मैंने बताया था आपको। एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच था, एक एडवांस मेजरमेंट अप्रोच था, ठीक है दोस्तों, आप याद कर पा रहे होंगे उसे, और एक बेसिक इंडिकेटर अप्रोच था। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंडिकेटर और एडवांस स्टैंडर्डाइज को देखा था। आइए हम लोग फिर से देखते हैं इसे। देखिए हमारे सामने जो केस स्टडी है वो बेस्ड है ऑपरेशनल रिस्क केस स्टडी बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज अप्रोच। अब देखिए एक टेबल हमारे सामने दिया गया है और ये हमें किसी पार्टिकुलर बैंक है, एसईवाई बैंक, उससे रिलेटेड डाटा दी गई है। आप देख सकते हैं आपके सामने 4 कॉलम्स हैं। जो पहला कॉलम है वो है हमारा बिजनेस लाइन का, जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें बीटा फैक्टर शो किया गया है, जो नेक्स्ट कॉलम है जो 3rd नंबर कॉलम है उसमें लास्ट 3 ईयर का एवरेज इनकम लिखाया गया है, वो करोड़ में है, और जो लास्ट कॉलम है दोस्तों उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि बीटा फैक्टर को एवरेज ग्रॉस इनकम से मल्टीप्लाई किया है। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ थ्योरी पार्ट समझा रहा हूं, क्योंकि जब थ्योरी पार्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप उसके बेस्ड न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं बिजनेस लाइन में कौन कौन से लाइन्स आते हैं। याद रखिएगा कुल मिलाकर 8 लाइन है बिजनेस लाइन में। सबसे पहला है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखिए और ये इसका बीटा फैक्टर असाइंग है, ठीक है दोस्तों। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का बीटा फैक्टर 18%, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। पेमेंट एंड सेटलमेंट का बीटा फैक्टर 18%, ट्रेडिंग एंड सेल का बीटा फैक्टर 18%, एजेंसी सर्विस का 15%, कॉमर्शियल बैंकिंग का 15%, रिटेल बैंकिंग का 12%, रिटेल ब्रोकरेज का 12% और एसेट मैनेजमेंट का 12%। तो ये सभी बीटा फैक्टर आपको पता होने चाहिए, या नहीं तो क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे। अब दोस्तों जो हमारा 3rd कॉलम है उसमें लास्ट 3 ईयर का एवरेज इनकम को करोड़ में दर्शाया गया है। जैसा कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस का दे सकते हैं 6000 करोड़, पेमेंट एंड सेटलमेंट का दे सकते हैं 1200 करोड़, ट्रेडिंग एंड सेल का दे सकते हैं 300 करोड़, एजेंसी सर्विस का 4000 करोड़, कॉमर्शियल बैंकिंग का 2000, रिटेल बैंकिंग का 3900, रिटेल ब्रोकरेज का 1000 और एसेट मैनेजमेंट का 500। कुल मिलाकर यदि आप सभी को ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा 18,900 करोड़। चलिए आपको करना क्या है दोस्तों, एक नया कॉलम बनाना है जिसमें आप बीटा फैक्टर को लास्ट 3 ईयर के एवरेज इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तो एवरेज ग्रॉस इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए मैं समझाता हूं कैसे कीजिएगा। तो बताइए जरा कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। अब बताइए दोस्तों कॉर्पोरेट फाइनेंस का एवरेज इनकम कितना है, तो वो 6000 है, 6000 करोड़ है, और बीटा फैक्टर कितना है 18% है। आप क्या करेंगे कि 6000 को 18% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1080। समझ में आया? चलिए पेमेंट एंड सेटलमेंट का बता दीजिए, वो कैसे बताइएगा। 1200 को 18% से 1200 का 18% निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 216। उसी तरह ट्रेडिंग एंड सेल्स का निकाल लीजिए, 300 का 18% निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा 54। आप इसी तरह करते करते इन 8 बिजनेस लाइन के लिए बीटा फैक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग ग्रॉस इनकम से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अब क्या करना है दोस्तों, इन सभी को जोड़ देना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको एडिशन में मिलेगा 2898। अब मैं आपको समझाता हूं स्टैंडर्डाइज अप्रोच को। देखिए बैंक बिजनेस एक्टिविटीज को 8 बिजनेस लाइन में डिवाइड किया गया है। अभी मैंने समझाया है 8 का 8, वही यहाँ दोबारा लिखा हुआ है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अनुसार हमें कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ऑपरेशनल रिस्क से बचने के लिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 2889 आया है, 2898 आया है दोस्तों, यही तो है हमारा 98। 2898 जो आया है ये वो कैपिटल है जिसको ऑपरेशनल रिस्क से बचाने के लिए हमें निश्चित रूप से रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यदि मान लीजिए सेम क्वेश्चन को आपको बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से बनाना होता तो आप कैसे करते बताइए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में आप क्या करते थे, याद कीजिए, आप पिछले 3 साल का ग्रॉस एवरेज इनकम निकालते थे, क्योंकि आप सभी को जोड़ दीजिए तो 18,900 आएगा, और इसका 15% ही तो लेते थे। याद कीजिए मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था आप लोगों को। तो 18,900 का आप 15% यदि निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2,835।
समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि BIA यानी बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में जो ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल चार्ज होता है वो ग्रॉस इनकम का 15% होता है। और ग्रॉस इनकम कब का? तो लास्ट 3 ईयर्स का। समझ रहे हैं बात को? जो लास्ट 3 ईयर्स है उसका ग्रॉस इनकम, उसका क्या कीजिए, देखिए मान लीजिए पहला साल का ग्रॉस इनकम 1000 है, दूसरे साल का ग्रॉस इनकम भी 2000 है और तीसरे साल का ग्रॉस इनकम 3000 है। आप क्या कीजिएगा, तीनों का एवरेज निकालिएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 जो कि आपको मिल जाएगा 2000। ठीक है, तो ये आपका एवरेज मिल गया। वो जो भी आपका एवरेज ग्रॉस इनकम आया उसका 15% आप निकालेंगे तो आपको कैपिटल चार्ज मिल जाएगा और वो कैपिटल चार्ज होगा आपका अंडर BIA। और अभी जो हम लोगों ने निकाला है वो है हमारा स्टैंडर्डाइज अप्रोच। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्टैंडर्डाइज अप्रोच में जो मान लीजिए ये पूछा गया कि बताओ कि मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट किस केस के लिए है, तो जरा आप देखिए तो कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे मैक्सिमम किस में है? तो साफ साफ आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, 1080 है, बाकी सब में तो कम है ना। अच्छा, अब यदि पूछा जाए कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट किस केस में है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 54 किस केस का पार्ट है? ट्रेडिंग एंड सेल्स का। तो ट्रेडिंग एंड सेल्स के केस में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से तैयार रहिएगा इन सभी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी को देखते हैं। देखिए इस केस स्टडी में हमें ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज निकालने को कहा गया है और हमें बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को यूज करना है। सो द क्वेश्चन विल मेंशन यू विच मेथड यू हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो आपको क्वेश्चन में दिख दिया रहेगा कि किस मेथड को आपको अप्लाई करना है ताकि प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएं। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्रेडिट रिस्क के लिए RWA होता है दोस्तों हमारा रिस्क वेट एसेट, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमें 1.5 लाख करोड़। अब बताइए दोस्तों, मार्केट रिस्क के लिए जो कैपिटल एलोकेशन है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 300 करोड़। अब दोस्तों ऑपरेशन रिस्क के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल किया गया है कि बैंक को रिक्वायरमेंट है कि वो कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करे ऑपरेशनल रिस्क के लिए किस मेथड के द्वारा? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के द्वारा। अब क्या करना है दोस्तों, हमें डाटा दी गई है। देखिए ग्रॉस इनकम दिया हुआ है 31/3/2016, यानी 2016 का जो 31 मार्च है उसमें ग्रॉस इनकम है हमारा बैंक का 5000 करोड़। 31/3/2017 में 5800 करोड़। 31/3/2018 में 6800 करोड़। अब आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों, अभी मैंने समझाया है मेथड, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन से मैच कीजिए, देखिए आप सही कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन आप टैकल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व योरसेल्फ एंड देन मैच योर आंसर विद माइंड वन। ओके, सो नाउ लेट अस मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट सिंस वी आर अप्लाइंग बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जो हमारा कैपिटल चार्ज है वो 15% होता है एवरेज ग्रॉस इनकम लास्ट 3 ईयर का। अब सबसे पहले आप एवरेज ग्रॉस इनकम तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो 5000 प्लस 5800 प्लस 6800 इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 5866.66 करोड़। समझ रहे हैं दोस्तों, ये निकल गया हमारा एवरेज ग्रॉस इनकम। अब बात होती है कि कैपिटल चार्ज की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो RBI नॉर्म्स ये कहती है कि जो हमारा कैपिटल चार्ज होगा वो हमारा देखिए रिस्क वेट एसेट कितना है। देखिए समझिए, बैंक को कितना कैपिटल चार्ज की रिक्वायरमेंट है RBI नॉर्म्स के अनुसार, तो आपको पता होगा दोस्तों RBI कहती है कि CRAR को 9% मेंटेन करो। जब मैं कहता हूं कि CRAR को 9% मेंटेन करो, इसका मतलब क्या हुआ कि CRAR बेसिकली एक रेशियो है। नॉमिनेटर में हम लोग कैपिटल लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम लोग रिस्क वेट एसेट ही तो लिखते हैं। अब जरा देखिए, हम सबसे पहले क्रेडिट रिस्क का बात करते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट रिस्क का RWA कितना दे रखा है? क्रेडिट रिस्क का RWA आपको दे रखा है 1,50,000। ठीक है दोस्तों, अब आप यदि 1,50,000 को यदि आप इसका 9% निकालिएगा तो आपको कैपिटल चार्ज तो मिल जाएगा ना क्रेडिट रिस्क का। ठीक है दोस्तों, तो आप यही काम कीजिए, आप 1,50,000 का 9% निकाल लीजिए जो कि आपको मिल जाएगा 13,500 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या निकल गया? ये निकल गया आपका क्रेडिट रिस्क का कैपिटल चार्ज। समझ रहे हैं बात को? अब जरा ऑपरेशनल रिस्क का बात कर लेते हैं। ऑपरेशनल रिस्क का जो कैपिटल चार्ज है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी हम लोगों ने निकाला है, ये हमारा 5866.66 जो है, ठीक है, ये इसका 15% निकालने के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका कितना है दोस्तों? यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो हमारा कैपिटल चार्ज होगा वो इतना नहीं होगा, उसको 15% लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज ग्रॉस इनकम निकाला है, वो मिला है हमें 5866। एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसे क्लियर कर लीजिए। इसका आपको 15% निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कैपिटल चार्ज होता है वो 15% होगा। जब आप इसका 15% निकालेंगे तो कुछ कम आएगा दोस्तों, इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5866 का 15% आप निकालेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसे आप क्लियर कर लें। और दोस्तों
दोस्तों मार्केट रिस्क का कैपिटल चार्ज कितना होगा वो आपको दिया रखा है 300 करोड़। तो टोटल कैपिटल चार्ज कितना हो गया? जब मैं टोटल कैपिटल चार्ज की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर तीनों के तीनों रिस्क इंक्लूडेड है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो तीनों के जो इंडिविजुअल कैपिटल चार्ज है उन तीनों को आप ऐड तो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आंसर भी गलत होगा क्योंकि हमारा 5,866 का आपको 15% लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है जब आप लोग 5,866 का 15% ले रहे हैं और फिर सभी को जोड़ रहे हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको करेक्शन भी लिख के बना के दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी को देखते हैं। ये केस स्टडी बेस्ड है कैलकुलेशन ऑफ रिस्क वेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर मार्केट रिस्क एज पर बेसल 2। देखिए अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसमें? कॉर्पोरेट बॉन्ड में, और आपको रिस्क वेट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, बेसल 2 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आरबीआई का जो रूल्स है, वो जो रिस्क वेट पार्ट है बेसल 2 का, वो इस प्रकार से है। वो ये कहता है स्पेसिफिक रिस्क कैपेसिटी चार्ज फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड हेल्ड बाय बैंक अंडर एचएफटी। एचएफटी क्या होता है दोस्तों? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी। अब देखिए AAA टू BBB रेटेड है और जिसका रेसिडुअल मैच्योरिटी 6 महीना से कम है तो 0.28% है, ठीक है। फिर यदि 6 महीना से 24 महीना तक है तो 1.14% है, और दोस्तों 24 महीना से भी ज़्यादा है तो 1.80% है। यदि मान लीजिए कंपनी का जो रेटिंग है वो BB से भी कम है, तो कैसा भी मैच्योरिटीज़ हो सभी के लिए 13.5% है, और अनरेटेड है तो कैसा ही मैच्योरिटीज़ हो सबके लिए 9% है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो हमारा इंटरनेशनल बैंक का इन्वेस्टमेंट है उसका ब्रेकअप दिया हुआ है कॉर्पोरेट बॉन्ड में इस प्रकार से: 100 करोड़ AAA रेटेड बॉन्ड विद रेजिडुअल मैच्योरिटी 4 मंथ, 50 करोड़ AA रेटेड बॉन्ड विद रेजिडुअल मैच्योरिटी 13 मंथ, 50 करोड़ A रेटेड बॉन्ड विद रेजिडुअल मैच्योरिटी 3 मंथ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके सामने 5 डाटा दी गई हैं। अब क्वेश्चन पहला ये पूछा गया है कि हमें स्पेसिफिक रिस्क कैपेसिटी कैपिटल चार्ज बताना है मार्केट रिस्क के लिए, AA रेटेड बॉन्ड के लिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास जो रिस्क स्पेसिफिक रिस्क कैपिटल चार्ज है AA रेटेड बॉन्ड के लिए वो कितना दिया हुआ है? देखिए AA रेटेड ये है 1.14%, देख सकते हैं 6 महीना से 24 महीना तक, ठीक है, 1.14% है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 50 करोड़ का रेटेड बॉन्ड है और मैच्योरिटी है 13 महीना। तो दोस्तों 13 महीना साफ साफ दिख रहा है आपको। तो जो रेजिडुअल मैच्योरिटी है वो 6 से लेके 24 तक के का तो लीजिएगा। तो 1.14% किसका निकालिएगा दोस्तों? तो 50 करोड़ का निकालिएगा कि जो हमारा AA कॉर्पोरेट रेटेड बॉन्ड है उसका अमाउंट कितना है, वो तो 50 करोड़ ही तो है। तो 50 करोड़ का आप 1.14% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.57 करोड़। अब जरा सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक रिस्क कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क ऑन A रेटेड बॉन्ड एज पार्ट ऑफ HFT सिक्योरिटी। तो फिर से वही बात हुआ। अब जरा A रेटेड बॉन्ड को देखिए, A रेटेड बॉन्ड का अमाउंट कितना है दोस्तों? 50 करोड़ है। अब A रेटेड बॉन्ड का रेजिडुअल मैच्योरिटी कितना है? 3 मंथ है। यदि 3 मंथ तक है तो आप उसको 0.28% लेंगे, यहाँ साफ साफ रूप से लिखा हुआ है। तो आप 0.28% निकालिए 50 का, आपको मिल जाएगा 0.14 करोड़। अब जरा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि B रेटेड बॉन्ड का स्पेसिफिक रिस्क कैपिटल चार्ज कितना होगा HFT सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। तो जरा B रेटेड बॉन्ड को देखिए, इसमें भी 20 करोड़ का कैपिटल है, रेजिडुअल मैच्योरिटी है 3 महीना का, तो 3 महीना है तो देखिए फिर से 0.28% आप लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप निकाल लीजिए इस प्रकार से। यदि टोटल स्पेसिफिक रिस्क कैपेसिटी चार्ज निकालना, सभी को जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। ये केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड है अल्टीमेट जेड स्कोर वैल्यू पे। देखिए अल्टीमेट जेड स्कोर वैल्यू को पहले कुछ छोटी पार्ट को हम समझते हैं, फिर आते हैं हम लोग केस स्टडी पे। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक तरह का फोरकास्टिंग का काम है, फोरकास्ट करता है। तो दोस्तों प्रश्न उठता है किस चीज़ का फोरकास्ट करता है ये? तो ये प्रोबेबिलिटी का फोरकास्ट करता है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का? तो कोई कंपनी है जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, वो बैंकरप्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी को फोरकास्ट करता है ये कितने महीने के अंदर? 12 महीना के अंदर। समझ रहे बात को? मैं फिर से समझा रहा हूं, कोई भी कंपनी जो कि 12 महीना के अंदर यदि बैंकरप्ट होगी है, उसका फोरकास्ट, उसका बैंकरप्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ये फोरकास्ट करता है, ठीक है। अब समझिए इसका एक वैल्यूज होते हैं जिसको जेड वैल्यू कहते हैं। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं वो समझा रहा हूँ। जेड वैल्यू जितना हायर होगा उतना ही बोरोवर का लिस्ट कम होगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 2 बोरोवर हैं, ठीक है, आप हैं और आपके फ्रेंड है। आपका जेड वैल्यू है 5 और आपके फ्रेंड का वैल्यू है जेड वैल्यू है 3। इसका जेड वैल्यू ज़्यादा है दोस्तों, आपका जेड वैल्यू ज़्यादा है ना, तो आपका रिस्क कम है और आपके फ्रेंड का रिस्क ज़्यादा है। चलिए ओके, अब जरा देखिए अल्टीमेट ने ये कहा कि यदि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड स्कोर 2.99 से ज़्यादा है तो इससे ये प्रेडिक्ट किया जाएगा कि फर्म जो है नॉन बैंकरप्ट क्लास से बिलोंग करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
2.99 से ज़्यादा तो नॉन बैंकरप्ट है। अब दोस्तों एक और कहा गया, इसी प्रकार से उन्होंने 5 फाइनेंशियल रेशियोज को कंबाइन किया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बोरोवर की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करते हैं। अब देखिए 5 फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए 1.2 टाइम्स x1 प्लस 1.4 टाइम्स x2 प्लस 3.3 टाइम्स x3 प्लस 0.6 टाइम्स x4 प्लस 1.1 टाइम्स x5। अब दोस्तों ये x1 x2 x3 x4 क्या है आपके सामने है दोस्तों, एक बार इसे आप देख लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि इस अल्टीमेट जेड स्कोर पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। तो मैं बता दूं आपको ये चारों फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ये आपको एग्जाम में नहीं दी जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, जो टेबल का फर्स्ट कॉलम है उसमें लायबिलिटी को हमने शो किया है, जो हमने टेबल का थर्ड कॉलम है उसमें एसेट को शो किया है। दोस्तों ये तो होता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है दोस्तों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ आवर कंपनीज आवर कॉर्पोरेट। ओके, सो आप देख सकते हैं जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका अमाउंट है 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है तो 2,25,000, 12% डिवेंचर है तो 3 लाख। इस प्रकार से आप पूरे कॉलम को फिलअप कर सकते हैं। जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 14,25,000 और जो टोटल एसेट है वो भी है 14,25,000। इसके अलावा दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि 2016-17 के लिए जो नेट सेल है वो था 20 लाख, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 10, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो है 50%, जो डिविडेंड पर शेयर है 2016-17 का। दोस्तों ये डाटा हमें 2016-17 के लिए दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2017 का है, ठीक है दोस्तों। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% दी गई है। अब देखिए इतना डाटा आपको दे दिया गया। अब आपको अल्टीमेट जेड स्कोर मॉडल का यूज करके आपको कॉर्पोरेट के डिस्ट्रेस को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। आप जेड वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और जो वैल्यू आया उसको, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट कीजिए। आइए हम लोग करके देखते हैं। तो जेड वैल्यू का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। पहले x1 निकालते हैं। x1 क्या है हमारा, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट रेशियो। अब बताइए दोस्तों, एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि जो x1 x2 x3 है उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें टोटल एसेट ही तो है हमारा। तो एक तरह से हम तो याद भी कर सकते हैं ना। तो वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा, 1 लाख है, ठीक है। टोटल एसेट कितना है हमारा, 14 लाख है। तो दोस्तों आप यदि दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 0.07143। x2 निकाल लीजिए 0.1429, x3 निकाल लीजिए 0.2686, x4 निकाल लीजिए 2, x5 निकाल लीजिए 1.4286। दोस्तों यदि आपको इस पार्टिकुलर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ पूरे CIV के कोर्स की रिक्वायरमेंट है पीडीएफ की, जो कि मैं अपने सब्सक्राइबर को प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों ये एक पेड प्रोग्राम है जिसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ। आपको यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो उस वीडियो को देखिए, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे उस पार्टिकुलर पीडीएफ को यूज़ किया जाए, कैसे अपने अगले 3 महीने को यूज़ किया जाए ताकि आप लोग CIV एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हूं। और दोस्तों जो पिछले साल एग्जामिनेशन हुआ है दिसंबर में, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं हमारे चैनल से, उनका भी आपको सक्सेस स्टोरी पता चलेगा। चलिए आप देख सकते हैं हम लोगों ने x1 x2 x3 x4 x5 निकाला। इस प्रकार से आप जेड स्कोर निकाल सकते हैं जो कि आपको मिलेगा 3.6299, ठीक है। अब दोस्तों वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला वो मैं समझा रहा हूँ। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हमारा हो जाएगा स्टॉक प्लस डेटर, जो कि करंट एसेट का पार्ट है, और करंट लायबिलिटी तो आपको दिया ही हुआ है। टोटल एसेट कैसे निकाला, उसमें फिक्स एसेट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और करंट एसेट आएगा। और रिटेनिंग अर्निंग कैसे निकाला, ये सब चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन AV में पूछा गया था इस टॉपिक से, बैलेंस शीट से। तो दोस्तों इसे मेरा जो CIV का लेक्चर है उसे मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया, उसे जरूर देखिएगा। रिटेन अर्निंग कैसे निकाला, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और दोस्तों ये सब आपको देख सकते हैं कैसे कैसे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। अब आप लोग ऑफ बैलेंस शीट आइटम पे कैसे रिस्क वेट निकालते हैं वो सीखते हैं। जैसे मान लीजिए LC है, ये हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम है जो कि रिटेल पोर्टफोलियो के अंदर है। तो ये AAA रेटेड सिक्योरिटीज है और इसका 1000 करोड़ इसका वैल्यू है। स्टैंड बाय LC 500 करोड़ का है, A रेटेड कॉर्पोरेशन का। स्टैंड बाय LC पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन 200 करोड़ का है। परफॉर्मेंस बॉन्ड है 1000 करोड़ का। फाइनेंशियल गारंटी है 400 करोड़ का। और कन्फर्म्ड LC फॉर इम्पोर्ट है 100 करोड़ का। अब दोस्तों मैंने बताया था कि जब हमारा ये केस होता है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं, उसमें हम लोग CCF को यूज करते हैं, कैपिटल कंजर्वेशन बफर को यूज करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए जो हमारा एक्सपोजर है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग LC विद इन रिटेल पोर्टफोलियो का, तो 1000 करोड़ है और 1000 करोड़ का 20% निकालिए, ये हमारा 20% CCF है, तो हमें कितना मिलेगा 200 करोड़। उसी तरह स्टैंड बाय LC है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारा 50 ये आपको दिया हुआ है, ये जो आपको यहाँ देखिए मैंने CCF लिख दिया है कि जो स्टैंड बाय LC होता है फाइनेंशियल गारंटी के रूप में, इसमें
जिसमें CCF का वैल्यू है 100 करोड़। दोस्तों यदि आपको जानना डिटेल में है कि CCF होता क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है, तो मेरे BFM के मॉड्यूल बी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एक केस स्टडी के को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों 500 का 100% निकाला जाए तो आप लोग 500 करोड़ लिख लेंगे। उसी तरह स्टैंड बाय कोई पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हो तो उसमें CCF होता है 50%, परफॉर्मेंस बॉन्ड के लिए CCF होता है 50%, फाइनेंशियल गारंटीज के लिए CCF होता है 100%, कंफर्म LC फॉर इंपोर्ट के लिए होता है 20%। आपको करना क्या है, आपके पास जो भी कैपिटल दी गई है उसका आप लोग CCF का परसेंटेज निकाल लीजिए, तो आपको एडजस्टेड एक्सपोजर मिल जाएगा। अब आपको दोस्तों ये एडजस्टेड एक्सपोजर कुछ और नहीं है बल्कि कैपिटल है, ये मॉडिफाइड कैपिटल है दोस्तों आपका। अब दोस्तों रिस्क वेट एसेट कैसे निकालते हैं ये बताइए मुझे। तो रिस्क वेट एसेट ऐसे ही तो निकालते हैं आप लोग। रिस्क वेट एसेट निकालने का तरीका है कि आप लोग इस 200 करोड़ का 20% निकालेंगे, फिर 500 का 50% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से आपका टोटल रिस्क वेट एसेट मिल जाएगा 1194 करोड़। और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा बेसल का जो रिक्वायरमेंट है 9% का, उस हिसाब से मिल जाएगा 107.46 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये 20%, 50%, 30% कहाँ से आया। तो दोस्तों ये यदि आपको जानना है, आपको पता ही होगा कि सभी का रिस्क वेट होता है। यदि आपने मेरा इस पार्टिकुलर केस स्टडी का पार्ट 2 वाला वीडियो देखा है, वहाँ पे मैंने समझाया भी था कि जितना भी हमारा ये सब एसेट्स हैं, एक्सपोजर्स हैं, सभी के लिए रिस्क वेट असाइन होता है। उस चार्ट से मैंने ये डाटा ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और हम लोग केस स्टडी देखते हैं, 21 नंबर केस स्टडी। इसमें हम लोग रिस्क वेट का कैलकुलेशन करेंगे बैंक का क्लेम पर बेसल 2 के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे रिस्क वेट का क्या रूल्स है, वो ये है कि यदि CRAR 9% से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट 100% करो, अदर क्लेम पे 20%, 6 से 9 के बीच में है तो दोस्तों 150% इन्वेस्टमेंट, अदर क्लेम 50%। उसी तरह आप देख सकते हैं डाटा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल बैंक है उसका इन्वेस्टमेंट दिया गया है दूसरे बैंक में। तो देखिए 200 करोड़ है RRB में, और RRB का जो CRAR है वो 8% है। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, तो देखिए CRAR जो है 8% है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 150% होगा, अदर क्लेम होगा 50% का। तो किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है, तो रीफाइनेंस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर ऑन लैंडिंग। तो आप क्या कीजिएगा, 200 का 50% निकालिएगा। उसी तरह 50 करोड़ है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक में, उसका CRAR है 5%, और ये 91 का सर्टिफिकेट के फॉर्म में है। तो फिर से वही बात, अदर क्लेम में आ जाएगा ये पार्ट। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका 0 से 33% का रूल जो है वो लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ही होगा 100% निकालिएगा 50 का। उसी तरह आप लोग 100 करोड़ देख सकते हैं, रिस्क इंटर बैंक पार्टिसिपेशन है। तो दोस्तों ये इस केस स्टडी को इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ 5 या 6 केस स्टडी। इसके बाद की जो 2 केस स्टडी है उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको लेसन पसंद आई होगी। तो लोग जिसे इस पार्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेसन को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों और भी लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। धन्यवाद।